हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर पे आपको दी जाती हैं अलग अलग टेस्ट, अलग अलग एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली का करंट अफेयर्स। तो चलिए बच्चों, आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, विच इज़ ऑफ 25 अगस्त। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन सेज रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर केन, व्हाट इज़ इट? शुगर का एक सब्स्टिट्यूट जो है वो डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है? जाइलिटॉल, स्टीविया, इथ्रिटॉल या कॉर्न सिरप? तो बच्चों उसका नाम है जाइलिटॉल। अब हम सब जानते हैं कि जो शुगर है यानी कि जो सुक्रोज़ है, उसका साइंटिफिक नेम सुक्रोज़ होता है। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन। अब शुगर केन क्या है? गन्ना, हर किसी को पता है। अगर आप कभी भी जूस पीने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकलने के बाद उस जो रेजिडुअल होता है उसको फेंक दिया जाता है, यूजुअली उसे जला दिया जाता है। जूस जो गन्ने का जूस होता है उससे जो शुगर बनती है वो हम घरों में जो कंज्यूम करते हैं वो होती है। वो क्या करती है? ओबेसिटी भी बढ़ाती है और वो डायबिटिक प्रोन भी होता है, मतलब उसको खाने से डायबिटीज़ भी हो सकती है, बिकॉज़ उसमें शुगर कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो उन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेज़िड्यूल पे वर्क किया और पाया कि अगर हम उसे फर्मेंट करते हैं और अल्ट्रासाउंड से ट्रीट करते हैं तो एक एक चीज़ निकल के आती है, उसका नाम है ज़ाइलिट्रॉल। उससे क्या होगा? दैट हैज़ द एंटी डायबिटिक पोटेंशियल। ठीक है? उसके पास एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है, प्लस एंटी ओबेसिजेनिक है, यानी कि ओबेसिटी को भी कम करता है, नहीं बढ़ाता उसको। और जो हमारे टीथ में कैविटी हो जाती है स्वीट्स वगैरह खाने से, वो भी नहीं होगी। ठीक है? अब इन्होंने बनाया कैसे? उसको अल्ट्रासाउंड से ट्रीट करा। अब अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया है फर्मेंटेशन में। अब अल्ट्रासाउंड का फर्मेंटेशन में अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड? वो होती है कि बहुत सारे वेव्स होते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड जो है वो भी एक तरीके की वेव है। तो उस अल्ट्रासाउंड से ट्रीट करा, उनको पता चला कि भैया ऐसा जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। ठीक है? अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अल्ट्रासाउंड यूज़ करने का, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने फर्मेंटेशन अल्ट्रासाउंड यूज़ करके किया, तब जो मतलब जो टाइम है, फर्मेंटेशन टाइम है, वो 15 घंटे से कम हो गया, प्लस जो यील्ड है यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो 20% इंक्रीज़ हो गई। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर xylitol। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो इन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कमेंट्री कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो बच्चों वो दिया गया है डॉक्टर, पहले तो बाकी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। डॉक्टर सीमा यास्मिन, राबिया योग, बुरहाना इस्लाम, फाहमिदा आज़िम। तो वो किसको दिया गया है? तो बच्चों वो दिया गया है फ़ातिमा आज़म को। ठीक है? फ़ातिमा आज़म जो हैं वो एक बांग्लादेशी हैं, जो कि यूएस में जाके रह रही थी और वो एक मैगज़ीन के साथ काम कर रही थी। उस मैगज़ीन का नाम है इनसाइडर ऑनलाइन। ठीक है? यूएस की मैगज़ीन है। तो अब इनको क्यों इन्होंने इसके इस जो जो वर्क इन्होंने इस मैगज़ीन में किया है, उसकी वजह से इनको ये प्राइज़ के लिए ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है। अब देखते हैं कि इनके बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं, वो भी अलग-अलग जर्नल्स में पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि एनपीआर, ग्लैमर, साइंटिफिक अमेरिकन, द इंटरसेप्ट, वाइज़, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे जो हैं ये सारे जो जर्नल्स हैं, इन सब में उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ है। और उन्होंने जो है वो एक बुक भी लिखी है, जिसका कि नाम है मुस्लिम वुमेन्स आर एवरीथिंग, जो कि बहुत फेमस बुक है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। ठीक है? वो क्या है? वो है एयर टू एयर मिसाइल है, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, या क्रूज मिसाइल है? तो बच्चों वो है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब हम देखते हैं बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, वर्टिकली लॉन्च्ड वो भी। ठीक है? तो द ऑप्शन टू इज करेक्ट, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखते हैं कि देखो दो तरीके के, वर्टिकली मतलब इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो जो वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है? अब जो मिसाइल होगी वो ऐसे लॉन्च होगी, यानी कि जो भी टारगेट होगा, जो एरियल थ्रेट्स होंगे, ठीक है, जो एरियल थ्रेट्स होंगे क्लोज रेंज, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है। ठीक है? इंक्लूडिंग सी स्किमिंग टारगेट्स होते हैं उनको मिला के, जितने भी शॉर्ट रेंज ऊपर आसमान में टारगेट्स होंगे, जैसे कि कोई अगर सपोज कोई वॉर हो रही है। ठीक है? कोई वॉर हो रही है, कोई भी क्या बोलते हैं,
एनिमी कंट्री का कोई भी जेट आ रहा है, ठीक है, फाइटर जेट आ रहा है विच कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, तो ये मिसाइल यूज़ करके वी कैन डिस्ट्रॉय दैट। तो जितना भी शॉर्ट रेंज, क्लोज रेंज जो जितने भी हमारे थ्रेट्स होंगे ये उनके लिए यूज़ होगी। वैसे हमारे पास ऑलमोस्ट सब हॉरिजॉन्टल सैटेलाइट्स होती है, कुछ ऐसे लॉन्च होती हैं, कुछ ऐसे लॉन्च होती हैं, तो ये सारे सैटेलाइट्स है। बट ये क्या है, वर्टिकली लॉन्च होगी, तो जो भी एयर थ्रेट्स होंगे उनको पूरी तरीके से जो ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि इसको, हाँ, इसको टेस्ट फायर कहाँ किया गया। इसको टेस्ट फायर किया गया है चांदीपुर, चांदीपुर कोस्ट से, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक है। ये एक शिप बॉर्न वेपन है, यानी कि शिप पे भी इस वेपन को लोड किया जा सकता है, इस वेपन को लोड करके लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नवाज शरीफ, इमरान खान, मिस्टर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। तो कौन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के? तो इमरान खान जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। वो हैं जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, वो है मिस्टर शहबाज शरीफ। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग अबाउट दिस न्यूज़, वी आर रीडिंग अबाउट दिस थिंग बिकॉज रिसेंटली we have seen that massive floods have hit Pakistan and Pakistan is not able to cope up with the floods. तो पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक वीडियो निकाला है, उसमें उन्होंने कहा दैट पाकिस्तान नीड्स रिलीफ। पाकिस्तान को 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो चाहिए एंड 100 बिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए, ताकि वो लोगों को रिहैबिलिटेट कर सके, जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर कर सके। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उनका नाम है शहरी रहमान। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान खुद से इस मैसिव फ्लड को नहीं डील कर सकता है एंड वी नीड सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा, शिरियो योशी, अकीरा हरुकी, रिकू केंता। क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है फोमियो किशिदा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है फोमियो किशिदा। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि 2011 में, बुक्स में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज़ में भी, दैट पाकिस्तान में, जापान में 2011 में क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था। पहला जो एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था वो तो था ही, बट उसके अलावा भी कहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, पावर प्लांट था कहाँ पे, फुकुशिमा प्लांट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया था कि वो कुछ सुनामी वगैरह आई थी, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लॉस हुए थे, ठीक है। ये था, ये तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब हम देखते हैं कि हम ये न्यूज़ अभी क्यों पढ़ रहे हैं। हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली रशिया ने चेर्नोबिल, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि जनरेट करता था इलेक्ट्रिसिटी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ने लग गया जापान में। तो जापान ने बोला कि अब हमें खुद से ही अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो जापान ये कह रहा है कि अब हमारे जो, पहले जापान में 33 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 आर एक्टिव। तो जापान इज़ थिंकिंग कि अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हम क्या करें, एक्टिव कर लें, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज़। So question number 7 says that currently how many countries are there in IMF? IMF जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। IMF कहाँ पे है, इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और बाकी सारे इसका एम क्या है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं बच्चों? 192, 190, 90 और 100। तो बच्चों इसमें है 190 कंट्रीज़, ठीक है। मेंबर कंट्रीज़ इसमें कितनी है, 190 कंट्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि IMF का जो इसका हेडक्वार्टर हम सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। इसका 3 मिशंस के अंडर, ये 3 मिशंस के ऊपर काम करता है। पहला मिशन ये है इसका कि ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कैसे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि कोई भी ऐसी स्टेप या कोई भी ऐसी पॉलिसी कोई भी कंट्री जो है वो कोई भी कंट्री जो है बनाती है, जो कि प्रॉस्पेरिटी को हार्म कर सकती है, उसको स्टॉप करती है। और ये IMF जो मेंबर कंट्रीज़ है वो ये चाहते हैं कि जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं सब मिलकर, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मिलकर, ये जो 2 एम है वो अचीव कर सकें। इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के ऊपर।
करंटली हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो बच्चों अभी हमने देखा आईएमएफ में कितनी है, आईएमएफ में है 190, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कितनी है, 129, 139, 149 या 189। तो बच्चों इसमें वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से एक कंट्री कम, यानी कि 189 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो वर्ल्ड बैंक है इसका काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडक्वार्टर सेम वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। प्लस जो वर्ल्ड बैंक है वो ऐसा नहीं कि बस एक वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, वो सारे लोन्स प्रोवाइड करता है और एड प्रोवाइड करता है, सब कुछ करता है, वो नहीं है। उसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो कि मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है। पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जिन कंट्रीज़ के बीच में जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं वो ये बॉडी जो है वो हैंडल करती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इंडेक्सेस, वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन से इंडेक्सेस निकालता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो निकालता है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या होता है बच्चों, उसमें ये होता है कि वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि क्या इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि जो वर्ल्ड है वो ग्रो कर सके, ठीक है, उसमें प्रॉस्पेरिटी आ सके। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में ये है कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी कंट्री में सबसे आसानी से बिजनेस यानी बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो करा जा सकता है। प्लस वो रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, तो वो पब्लिश करती है ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट। अब ग्राउंडवेल्स रिपोर्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या रिपोर्ट है, बट बच्चों ये रिपोर्ट है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, स्टेप्स, मेजर्स, पॉलिसीज, इन सब के ऊपर, ठीक है। किस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्या उसका इफेक्ट है, वो बताती है। दूसरी रिपोर्ट जो वो निकालती है वो है वर्ल्ड बैंक पेपर ऑन इंडियाज़ पॉवर्टी। नाम से ही ऑब्वियस है, इंडिया की पॉवर्टी के ऊपर जो भी सर्वे करती है और मतलब कैसे पॉवर्टी इंक्रीज़ करी, डिक्रीज़ करी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज़ साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में क्या निकालती है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ साउथ एशिया। देखो साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आती है, राइट। अब साउथ एशिया का क्या इफ़ेक्ट है बाकी सारे वर्ल्ड पे, बाकी सारी चीज़ जो मतलब वर्ल्ड के ऊपर साउथ एशिया का क्या इफ़ेक्ट है ये जो रिपोर्ट है वो सारा बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, जापान में है या इंडिया में है। तो बच्चों ये है फिलीपींस में, कहाँ पे, मनीला में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एम क्या था, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, इसका एम क्या था। बच्चों ये एस्टैब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसमें 68 मेंबर्स हैं जिसमें कि 49 जो है वो एशिया से हैं, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना, कहाँ पे, एशिया में। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, प्लस कौन सा आर्टिकल है वो आपको फ्रीडम देता है टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। ओके, so that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Kindly join our Telegram channel where you can get the latest updates of job vacancies and current affair PDFs. Thank you everyone.